जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, क्या डिटेल्स आ रही हैं? अमानतुल्लाह खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, अमानतुल्लाह खान इस समय एसीबी के दफ्तर में वापस लाए गए हैं और इससे पहले उनका दूसरी बार कल से गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप अरुणा आसफ अली अस्पताल, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर हुआ है। ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती है जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करनी होती है अदालत के अंदर किसी भी आरोपी को प्रस्तुत करने से पहले। लिहाजा एसीबी अब तथ्यों के साथ तैयारी कर रही है और अमानतुल्लाह खान से फिर से पूछताछ की जा रही है एसीबी के दफ्तर में। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है उसके 5वें माले के ऊपर एसीबी का दफ्तर है और यहीं से राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा अमानतुल्लाह खान को। और एक कथित तौर पर डायरी सामने आ रही है अमानतुल्लाह खान के रेजिडेंस पर कल छापेमारी के दौरान एसीबी को वो बरामद हुई है। हालांकि अमानतुल्लाह खान से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अमानतुल्लाह खान को लगातार सुबह से फॉलो कर रहे हैं और रात में भी वो सिविल लाइन थाने के बाहर ही मौजूद थे, उनका ये क्लेम है कि जो डायरी बताई जा रही है कि एसीबी को मिली है वो अमानतुल्लाह खान के घर से नहीं मिली है, बल्कि बाकी जगहों पर जहां पर छापेमारी हुई है, जहां से 12-12 लाख रुपए एसीबी की टीम को प्राप्त हुए हैं, वहां से वो डायरी मिली है। और ये कथित तौर पर एसीबी भ्रामक तथ्य जारी कर रही है कि वो अमानतुल्लाह खान के घर से मिली है, जबकि वीडियो एविडेंस भी उनके परिवार की तरफ से सामने आ चुके हैं कि अमानतुल्लाह खान के जो घर से व्यक्तिगत तौर पर एसीबी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। एसीबी लेकिन अदालत के अंदर क्या स्पष्टीकरण देती है, क्या तथ्य रखती है, इसके ऊपर आश्रित करेगा कि एसीबी को अमानतुल्लाह खान की कस्टडी मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरा जो लाजमी सवाल है वो ये है कि कल रेडमारी के दौरान पिस्टल प्राप्त हुई थी, हथियार बरामद हुए थे और कारतूस भी एसीबी की टीम को बरामद हुए थे। उस मामले के अंदर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक अलग एफआईआर दर्ज की थी और माना जा रहा है कि जो हामिद खान है, जिसको कथित तौर पर माना जा रहा है कि वो अमानतुल्लाह खान का जानकार है, दरअसल वो इलाके का एक विख्यात बिल्डर है, जिस पर एसीबी की कल छापेमारी हुई है। उसकी अरेस्टिंग आर्म्स एक्ट के तहत वहाँ की लोकल पुलिस ने कर ली है और एक अलग केस अब पैरेलल हैंड के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत चलेगा, चूंकि माना जा रहा है कि वो अनलाइसेंस्ड पिस्टल थी जो बरामद की गई है। और माना यह भी जा रहा है कि जो टोटल बरामदगी है इस पूरे मामले के अंदर वो 24 लाख नहीं है, बल्कि 24,50,000 रुपए है। दो घरों से जो कि अमानतुल्लाह खान के नज़दीकी माने जा रही हैं, वहाँ पर 12-12 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और एक अमानतुल्लाह खान के पारिवारिक सदस्य के घर से 50,000 रुपए की भी बरामदगी हुई है। अब क्या किस तरीके से एसीबी ये एस्टेब्लिश करेगी कि ये वही पैसा है जो अमानतुल्लाह खान से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोप में प्राप्त हुआ है, और इसी के आधार के ऊपर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि अमानतुल्लाह खान की कितने दिन की कस्टडी दी जाती है एसीबी को। एसीबी जरूर चाहेगी कि कम से कम 14 दिन की कस्टडी अमानतुल्लाह खान को दी जाए। डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जा रही है किसके आधार के ऊपर अमानतुल्लाह खान की कस्टडी डिमांड की जाएगी और सीधे यहीं एसीबी के दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना होगी एसीबी की टीम, जिसके साथ आगे एक जिप्सी भी होगी, जिस तरह से मेडिकल चेकअप के दौरान देखने के लिए मिला था, और पीछे एक इनोवा कार होगी जिसके अंदर एसीबी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल तरुण, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के घर से सिर्फ डायरियां मिली हैं, 3 डायरियां, और बाकी जो कैश मिला है, पिस्टल मिला है, वो उनके करीबियों के घर से मिला है। तो ऐसे में क्या अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी? देखिए, 2 अलग अलग केसेस हैं। कल रेडमारी के दौरान 2 इंसिडेंट सामने आए। पहला ये कि अनलाइसेंस्ड हथियार बरामद हुए हैं पुलिस एसीबी की टीम को, जिसकी जानकारी लोकल पुलिस को दे दी गई है और उसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके ऊपर हामिद की अरेस्टिंग भी आज हो चुकी है। दूसरा मामला ये सामने आया कि एसीबी की टीम को जब वो दबिश कर रही थी तो अमानतुल्लाह के परिवार की तरफ से रेसिस्टेंस क्रिएट किया गया, रकस क्रिएट किया गया, अड़चन सरकारी काम के अंदर उत्पन्न की गई। और ये दोनों मामलों के अंदर हथियार की बरामदगी के ऊपर और सरकारी काम के अंदर बाधा उत्पन्न करने के मामले में 2 अलग अलग एफआईआर वहाँ की लोकल पुलिस ने दर्ज कर ली है। ये 2 डिफरेंट मैटर हैं। जो मूल मैटर है वो एसीबी के समक्ष भ्रष्टाचार का है, जिसके अंदर 2020 के अंदर एफआईआर नंबर 5 अमानतुल्लाह खान को मुख्य आरोपी बताते हुए एसीबी ने दर्ज कर ली है। उस मामले की तफ्तीश के तहत इन 2 सालों के अवधि के दौरान एसीबी को क्या कुछ तथ्य मिले हैं और कल की रेडमारी के दौरान क्या कुछ तथ्य मिले हैं, उनको एविडेंस के तौर पर एसीबी राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष रखेगी।
लिहाजा ये उन दो मामलों से अलग है। कल जो रेडमारी के दौरान संज्ञान के अंदर आए हैं, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर शिकंजा कसने की मुहिम के तहत एसीबी किस तरह से लिंकेज क्रिएट करेगी, जिससे कि ये पता लगे कि जो 24,50,000 रुपए मिले हैं एसीबी की टीम को, उसका सीधा संबंध अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उससे संबंध रखता है। अब ये एसीबी के समक्ष चुनौती है कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो कथित तौर पर माना जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान का बिजनेस पार्टनर है, या फिर कहें कि उनका दोस्त है, या फिर कहें कि उनका रिश्तेदार है, उनके घर से मिले कैश को किस तरह से रिलेट किया जाता है अमानतुल्लाह खान से भ्रष्टाचार के आरोप पर। ये मुख्य चुनौती है जो एसीबी कोशिश करेगा प्रूव करने की अदालत की सुनवाई के दौरान। हाँ बिल्कुल, और लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को देर रात गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन तरुण, अगर आज एसीबी को जो डिमांड की जा रही है कि 14 दिन की कस्टडी में अमानतुल्लाह खान को लेना चाहती है एसीबी, लेकिन अगर नहीं ले पाई है और कोर्ट कम दिनों की कस्टडी देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये केस दरअसल पूरी तरह से फर्जी है, इसमें कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि कितना मजबूत है ये केस भ्रष्टाचार का। देखिए, पहली बार एसीबी ने इस मामले के अंदर अरेस्टिंग की है, लिहाजा ये परिपक्व नहीं रहेगा कि अभी से हम मानकर चल लें कि एसीबी के पास कुछ तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं, जिसके अभाव के अंदर इस बार भी अमानतुल्लाह खान को राहत मिल जाएगी। आपको याद होगा, इससे पहले एक बड़ा और एक संगीन आरोप अमानतुल्लाह खान के ऊपर पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का भी लग चुका है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई जांच भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए गठित की थी। तब के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने अनेक मामले ऐसे हैं जिसके अंदर अमानतुल्लाह खान की घेरेबंदी या तो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाती रही है या फिर जांच एजेंसियों की तरफ से की जाती रही है। आम आदमी पार्टी को शह इसलिए मिलती है क्योंकि किसी भी मामले के अंदर अमानतुल्लाह खान के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। जो प्रोसिक्यूशन रेट है अलग अलग रिस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, वो बहुत लो रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ चाहे सीबीआई की रेडमारी हो, चाहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो, चाहे कैलाश गहलोत के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मामले हो, आम आदमी को शह इस मामले से मिलती है क्योंकि जांच एजेंसी सार्वजनिक तौर पर तथ्यात्मक तरीके से आरोप साबित नहीं कर पाई है। यही कारण है कि एक राजनीति में उलझता हुआ मामला दिखाई देता है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मामले हो, चाहे फिर उनके विधायकों के खिलाफ मामले हो। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाहें चढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी सीधे आरोप लगाती है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं हैं और जो कार्रवाई की जा रही है वो इस भावना के साथ की जा रही है ताकि शिक्षा मॉडल और जो स्वास्थ्य का मॉडल है वो पंजाब और दिल्ली के अंदर लागू हो चुका है और गुजरात की जनता इससे आकर्षित हो रही है। लिहाजा राजनीतिक प्रभाव डालने की मंशा के तहत, दबाव डालने की मंशा के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों को और मंत्रियों को और उनकी सरकार को प्रत्यारित किया जा रहा है। इस मामले के अंदर भी एसीबी जो कि जांच एजेंसी है उसके समक्ष चुनौती है कि वो तथ्यों के साथ परिपक्व तरीके से इस मामले को साबित करे, नहीं तो हर एक मामले की तरह ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। बिल्कुल तरुण, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।